एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल के थ्रू यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है सीट इन नीट चैनल जो है, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करते हैं, बीएससी नर्सिंग की। और देखिए बीएससी नर्सिंग में तो ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोग करने जा रहे हैं ये एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू आप क्वालिफाई करके एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग वही स्टूडेंट करते हैं जिसका पहले बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है RUHS राजस्थान का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से चीज़ें आप देखिए, जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्टूडेंट इस समय 2025 का अभी देंगे, 2025 में, 2024 का तो फिनिश हो चुका है एग्ज़ाम। 2025 में जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो चैनल पे जाएं। ये चैनल का नेम है, आप एक बार नोट कर लें। जो स्टूडेंट नए हैं, पुराने स्टूडेंट तो काफ़ी स्टूडेंट इस चैनल के बारे में जान ही रहे हैं, जहाँ पे ज़ोरदार और शानदार तैयारी बीएससी नर्सिंग की कराई जाती है। तो सीट इन नीट चैनल आप यूट्यूब पे सर्च कर लें और यहाँ पे एकदम अच्छे से वो प्रिपरेशन कराई गई है। बीएससी नर्सिंग में आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं अगर सभी लेक्चर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अच्छे से सब कुछ रिलेट करके पढ़ते हैं और याद करते हैं, तो आप अच्छे नंबर 160+ नंबर आप 200 क्वेश्चन में से आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो आपका यूपी में ABBMU कराती है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उसी के द्वारा पूरे यूपी में जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, या वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या वो प्राइवेट कॉलेज हैं, सभी इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होते हैं। तो चलिए हम लोग इस एमएससी नर्सिंग जो ये क्वेश्चन पेपर है RUHS राजस्थान का, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कुछ क्वेश्चन जो सरल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो पूछे जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग में भी, तो आप देख सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हिच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग पेन सेंसेशन फ्रॉम द अपेंडिक्स टू द ब्रेन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच नर्व, कौन सी नर्व वफादार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिट करने में, ट्रांसमिट करती है पेन सेंसेशन फ्रॉम अपेंडिक्स। मान लीजिए ये एब्डोमेन एरिया में अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स में पेन हो रहा है तो अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, इसी को काट के निकाल देते हैं। अगर अपेंडिक्स में पेन हो रहा है तो वो कौन सी नर्व होती है जो ब्रेन में सेंसेशन मतलब सूचना ले जाती है। तो भाई आप स्पाइनल कार्ड पढ़े होंगे, अगर स्पाइनल कार्ड आप पढ़े होंगे तो ये पूरी बॉडी हो जाती है। यहाँ ये इस एरिया को ना, इतने एरिया को डिवाइड किया गया है। जैसे आप क्या पढ़े होंगे, स्पाइनल कार्ड पढ़े होंगे, तो जो बैक साइड में स्पाइनल कार्ड यहाँ से शुरू होके स्पाइनल कार्ड ऐसे यहाँ तक आती है, तो इसको कितने रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे सर्वाइकल रीजन होता है, CERVICAL, सर्वाइकल रीजन हो गया, जिसमें हेड आता है, डायफ्राम आता है, ये सब आते हैं। ट्राइसेप्स हो गया, हैंड हो गया, हाथ हो गया, सर्वाइकल रीजन हो गया। फिर थोरेसिक रीजन में डिवाइड किया गया, THORACIC, थोरेसिक रीजन में। अब थोरेसिक रीजन में चेस्ट वाला एरिया आता है। फिर उसके बाद लंबर रीजन यहाँ पे डिवाइड किया गया है, LUMBER, लंबर रीजन, जिसमें पैर आते हैं, पैर आता है। फिर लास्ट में एक होता है सैक्रम होता है, SACRUM, सैक्रम होता है। और लास्ट वाला एकदम पूंछ वाला जो होता है, ये किसका स्पाइनल कार्ड का लास्ट वाला एरिया जो होता है उसको कोकिक्स बोलते हैं, COCCYX, कोकिक्स। तो ये इतने एरिया हैं, तो ये चीज़ डिवाइड किया गया। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है अपेंडिक्स से जो पेन सेंसेशन ले जाती है ब्रेन में। तो अब ये अपेंडिक्स वाला एब्डोमेन एरिया किस में आती है, एब्डोमेन एरिया जो आती है वो चेस्ट आती है थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक रीजन में एब्डोमिनल मसल्स एरिया आती है। अब थोरेसिक, कितनी थोरेसिक नर्व होती हैं, जो जैसे सर्वाइकल नर्व मैंने बताया था, CT लोसोका, मैंने एक ट्रिक बताया था। तो सर्वाइकल जो नर्व होती है वो 8 होती है, और थोरेसिक नर्व जो होती है वो 12 होती है थोरेसिक नर्व। और लंबर नर्व जो होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। सैक्रम जो होती है, सैक्रल नर्व, वो भी 5 होती है। और कोकिक्स कितना होती है भाई, कोकिक्स जो होती है 1 होती है। तो ये मैंने बताया था। अब इसमें थोरेसिक में जो T10 वाली होती है, थोरेसिक 10 नर्व जो होती है, 10 नंबर वाली, यही इन्वॉल्व होती है अपेंडिक्स से जो ब्रेन में ले जाती है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर C आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन सिंपल भी है,
किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और हजारों लाखों बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। द कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द एओर्टा, एओर्टा के किस पार्ट से जो ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है, हार्ट की आर्टरी होती है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, वो किस एओर्टा से निकलती है, अराइज होती है। तो वो असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये असेंडिंग एओर्टा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज, हिपैटिक पोर्टल, ये देखिए हिपैटिक कहीं आ गया ना तो लीवर का समझ लीजिए, लीवर की कहानी आ जा रही है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, मैंने ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार पूछे गए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें लीवर तक आएंगी, हिपैटिक मतलब लीवर। तो ये देखिए डिलीवर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट कहाँ जाएगा, लीवर में। तो वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चीज़ें आप अच्छे से सब कुछ चीज़ें रीड करेंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिलती जाएंगी। व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला, ये देखिए कह रहा है कि एड्रिनल मेड्यूला इज इन्वॉल्व इन फाइट और फ्लाइट। एड्रिनल मेड्यूला होता है और एड्रिनल कार्टेक्स होता है, मेड्यूला वाला पार्ट जो होता है ना वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन ही सिक्रेट करते हैं। तो एड्रिनल मेड्यूला, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जिसको बोला जाता है। तो ये देखिए एपिनेफ्रिन यहाँ पे दिया गया है, ये मेडुला से सिक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देख सकते हैं। इसमें कह रहा व्हिच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, व्हिच प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस, एटीपी जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ना, इनर मेम्ब्रेन में चलती है, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो एक ईसीटी चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है, तो वहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज होता है, वहाँ पे एटीपी बनता है। एटीपी क्या होती है, ये एक ऊर्जा होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने काफ़ी बार बताया, एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जब होता है तो वहाँ पे एटीपी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छे से देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी लाइपेज, कभी एमाइलेज, कभी प्रोटीएज, कभी लैक्टेज। ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्टार्च को किस में ब्रेक करता है, ग्लूकोज में। तो ये होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो होता है ये एमाइलेज क्या है, एमाइलेज जिसके लास्ट में ASE लगा है ना वो एंजाइम होते हैं। तो एमाइलेज क्या है, एमाइलेज एंजाइम है। अभी ये एंजाइम क्या करता है, इस सेलेबरी एमाइलेज भी होते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं, जो सलाइवा में कुछ एंजाइम होते हैं उसको सेलेबरी एमाइलेज होते हैं, और कुछ टाइलिन जैसे होता है। टाइलिन कहाँ होता है, सलाइवा में पाया जाता है, जो मैंने काफ़ी बार बताया सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो वो टाइलिन होता है। टाइलिन की स्पेलिंग P से शुरू होती है, PTYLIN होती है भाई, टाइलिन। टाइलिन जो होती है ये एंजाइम होती है, टाइलिन कहाँ पाई जाती है, ये सेलेबरी में पाई जाता है, सलाइवा सेलेबरी एमाइलेज बोलते हैं। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी होती है, जो जैसे एमाइलोज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें एमाइलेज करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, सब यही चीज़ें हैं, तो आप अच्छे से देख के चलेंगे। प्रोटीएज क्या करता है, इसमें प्रोटीएज भी दिया गया। प्रोटीएज क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको डाइजेशन करता है, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड की एलिमेंट ऑफ द चेन ऑफ इन्फेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर, इसमें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ए चैन ऑफ इन्फेक्शन में वैक्सीनेशन करेंगे, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, या फिर रिजर्वायर। तो
तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर की एलिमेंट ऑफ चैन ऑफ इन्फेक्शन का की एलिमेंट जो एक मुख्य बिंदु होता है वो रिजर्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जानदार और शानदार क्वेश्चन है। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनको अगर क्लासीफाई करना है, कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में रखना है तो आप क्या उनके बैक्टीरिया के कौन से कैरेक्टर कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस, कौन से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके आधार पर बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जा सकता है, नहीं। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, किस में न्यूक्लियस होता है किस में नहीं, तो मैक्सिमम में सभी में। नेक्स्ट में शेप एंड अरेंजमेंट, हाँ ये क्वेश्चन हो जाता है कि बैक्टीरिया के शेप एंड अरेंजमेंट के को देखते हुए बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शेप हमेशा आप याद रख के चलें, साइज नहीं शेप होना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सेस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन, ये देखिए ये भी क्वेश्चन तो बहुत एकदम समझिए कि जानदार क्वेश्चन है भाई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, एक्सेस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, यहाँ फ्लूइड की बात कर रहा है, तरल पदार्थ की बात कर रहा है। एक्सेस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी इज नोन एज, तो उसको भाई एसाइटिस बोलते हैं। ये देखिए, एक्सेस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है भाई। पेरिटोनियल कैविटी जो स्टमक होता है, ये जो पेट होता है, इसके चारों तरफ एब्डोमेन एरिया को पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। अब पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल एब्डोमेन की रीजन में होता है, स्टमक के वाले में, तो हाँ, तो उसको एसाइटिस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, एसाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एसिड बेस बैलेंस, द pH बिलो 7.35 इज इंडिकेटिव ऑफ। अगर pH 7.35, ये तो नॉर्मल pH होता है, न्यूट्रल pH इसको बोलते हैं। इसके ऊपर जाएगा, जैसे 8 हो गया pH, तो वो बेसिक में जाएगा। इसके नीचे आ गया तो वो एसिडिक में जाएगा। तो ये कह रहा है कि एसिडिक में जाएगा। तो ये कह रहा है अगर इससे कम हो जाएगा तो एसिडिक ही होगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ये नर्स चेंज द पोजीशन ऑफ बेड रिडन पेशेंट बेड सोर। ये देखिए, प्रिवेंट बेड सोर, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट से आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कोई लंबे समय से कोई पेशेंट बीमार है, वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया किसी वार्ड में। अब वो लंबे समय से एक ही पोजीशन पे लेटा रहेगा ना, तो भाई वो बेड सोर से मर जाएगा। अपनी बीमारी से नहीं मरेगा, वो बेड सोर क्या होता है, घाव बन जाता है। जैसे कुछ सैक्रल रीजन होते हैं, एब्डोमेन रीजन होते हैं, यहाँ पे घाव बन जाएगा, बेड सोर बन जाएगा। कहते नहीं, घाव बन गया, सोते सोते उस पेशेंट को घाव बन गया, और घाव बन जाएगा तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होगा तो ब्लड जो बहेगा वो जाके क्लॉट बन के बहेगा। अब वो हार्ट में जब क्लॉट जाएगा तो वहाँ पे जो वाल होते हैं वहाँ पे जाके फंस जाएगा। अब वो फंस जाएगा तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, जिससे ब्लड पूरे शरीर में बह नहीं पाएगा, ऑक्सीजन शरीर को मिल नहीं पाएगी, ब्रेन को भी नहीं मिल पाएगा, वो ब्रेन डेथ कर जाएगा, जिससे पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और बॉडी डेथ कर जाएगी। तो इस हिसाब से होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ फ्रिक्वेंटली शुड ये नर्स चेंज द पोजीशन ऑफ बेड रिडन पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से लेटा हुआ और उसको आप बेड सोर उसका प्रिवेंट करना है, तो कितने समय में उस पेशेंट के पोजीशन को चेंज करना चाहिए। तो भाई 2 घंटे में तो चेंज कर ही देना चाहिए। एवरी 2 आवर्स, प्रत्येक 2 घंटे में उसका पोजीशन चेंज करना चाहिए। पोजीशन का मतलब मान लीजिए वो लेफ्ट साइड में सोया हुआ है तो उसको राइट साइड में कर दो, राइट साइड में कर तो उसको सुपाइन पोजीशन में एकदम सीधा सुला दो। तो उस पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसको आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अलग अलग पाउडर आते हैं, उसके जिस एरिया में लेटाया जाता है उसको पाउडर लगा देते हैं। और बेड गीला नहीं होना चाहिए, एकदम जो बेड शीट होती है उसको चेंज होना चाहिए बराबर। तो ये सभी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बेड सोर में प्रिवेंट करती हैं। उसको अच्छी डाइट देनी चाहिए, प्रोटीनियस डाइट होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
कार्मिनेटिव, इसका आंसर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्मिनेटिव एनिमा इज गिवन बाय। अब देखिए एनिमा जो दिए जाते हैं ना ये लैक्जेटिव होते हैं। एनिमा, एनिमा क्यों दिया जाता है भाई, ये एनएस के थ्रू दिया जाता है, एनएस के थ्रू दिया जाता है। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से है, स्टूल जो होता है वो टाइट हो गया है एकदम, तो उस हिसाब से दिया जाता है। ड्रग्स एनिमा भी आते हैं। तो कार्मिनेटिव एनिमा क्या करता है, ये रिमूव गैस एक्यूमुलेशन, अगर गैस अधिक मात्रा में इंटेस्टाइन पाथ में ना रेक्टम ऑक्टम में गैस अधिक हो जाती है तो एनिमा देते हैं, जिसके थ्रू एकदम स्मूथली वो अपना स्टूल पास कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कार्मिनेटिव एनिमा कब यूज करते हैं, रिमूव गैस एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन तो भर भर के क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल भाई नर्सिंग क्षेत्र की, जिसको फादर्स बोल सकते हो, पिता बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, फादर्स मदर्स कुछ भी बोला जा सकता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। काफ़ी बार ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नर्सिंग क्षेत्र में और पूछे जाएंगे, नर्सिंग क्षेत्र में आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो 12 मई 1820 को आप याद करना है, और जो नर्सिंग फील्ड में जा रहे हैं ये डेट तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 हर बार 12 मई को कुछ सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ, ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार भाई पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए। प्लूरल स्पेस की बात किया है, कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, जैसे शरीर, जैसे हम लोग ये देखिए, ये जैसे लंग्स नहीं होता है, लंग्स मान लीजिए ये है, ये लंग्स एरिया है। अब लंग्स के ये चारों तरफ ये प्लूरल स्पेस होता है। जैसे प्लूरल स्पेस होता है तो यहाँ पे एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड एयर। देखिए फ्लूइड का भी कलेक्शन हो सकता है एंड एयर का भी कलेक्शन होता है, हवा और तरल पदार्थ का दोनों का कलेक्शन हो सकता है अराउंड द लंग्स के एरिया। लंग्स के चारों तरफ ये अगर फ्लूइड कलेक्शन हो गया, एयर कलेक्शन हो गया, तो ये लंग्स को तो प्रॉब्लम होने लगेगी ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया तो फ्लूइड यहाँ कलेक्शन हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो गया एयर आके यहाँ आ जाएगा तो लंग्स को तो लंग्स कोलैप्स होने में प्रॉब्लम होगी, लंग्स को कंट्रक्शन होने में प्रॉब्लम होगी। फिर यहाँ पे जो क्या होता है ऑक्सीजनेशन होता है क्रिया, वो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, उसको हीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स क्या बोलते हैं भाई। हीमोथोरेक्स का क्या होता है, हीमोथोरेक्स अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हीमोथोरेक्स बोलते हैं। तो ऐसा तो कह नहीं रहा कि ब्लड का कलेक्शन हो गया। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोमस मैंने काफ़ी बार बताया है, PNEUMO, जहाँ पे नीमो आ गया एयर की बात करेगा। अगर एयर की कलेक्शन होता प्लूरल स्पेस में तो उसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड तो उसको काइलोथोरेक्स बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, व्हेन ए पर्सन, एक पर्सन है, हैज ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, अगर किसी पर्सन का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसको क्या बोलते हैं, ए फेब्राइल बोलते हैं। अगर यहीं पे हम पूछ लें बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट में। अगर यहीं पे सेंटीग्रेड में सेल्सियस में पूछेंगे तो आप 37 डिग्री सेल्सियस आप लगाएंगे। तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर ये सेल्सियस में है तो 37 और फ़ारेनहाइट में है तो 98.6, ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है भाई। तो इसको आप अच्छे से ये भी आप रीड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ए पेशेंट हु डिसाइड टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज, लामा जिसको बोला जाता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज, ये देख लीजिए, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज मस्ट साइन फॉर्म, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस फॉर्म। कोई पेशेंट लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट है, या 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, अगर वहाँ पे व्यवस्था देख रहा है कि अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर वहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, लामा कर जाता है। लामा का मतलब होता है रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल, फिजिशियन को जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है उसको छोड़ देगा, हॉस्पिटल को भी छोड़ देगा, फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर ये देखिए 70 नंबर, द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्राइमरी, हाँ ये कह रहा है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द बॉडी, भाई कह रहा है कि जो
शरीर है, हम लोग की जो पूरी शरीर है उसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है, हीट का। तो हम तो तुरंत सनलाइट ही लगाते हैं कि भाई जो प्राइमरी सोर्स है पूरे बॉडी का वो सनलाइट होता है, तो वो गलत हो जाते हैं भाई। सनलाइट नहीं, उसमें मेटाबॉलिज्म होती है भाई। देखिए अगर आपको ठंडी लग रही है ना तो शरीर में शिवरिंग होती है, मेटाबॉलिज्म शिवरिंग होती है। मेटाबॉलिज्म जैसे हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म चलती है, क्रिया पाचन चलती रहती है, तो वो सोर्स आपको प्राइमरी हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है पूरे शरीर के अंदर, तो मेटाबॉलिज्म ही लगाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर बार क्वेश्चन ये तो नर्सिंग फील्ड में पूछा जाता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा गया तो आगे जब हम लोग नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो ये हो गया कुसुमाल रिएक्शन, कुसुमाल ब्रीथिंग पूछा जाता है, हाइपर वेंटिलेशन, साइनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन। ये देखिए इरेगुलर रिस्पायरेशन मतलब रेगुलर कोई नहीं है, कभी सांस ले रहा है कभी नहीं ले रहा है, कभी ले रहा है तो बार बार लेता चला जा रहा है, तो उसको इरेगुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। करेक्टराइस्टिक बाय एपनिया, एपनिया मतलब कभी सांस को लंबे समय से ऐसे रोक दे रहा है, सांस ही नहीं ले रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है। एंड हाइपर वेंटिलेशन इज नोन एज, तो उसको साइनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन बोला जाता है। जैसे हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, ऐसे मान लीजिए रिस्पायरेशन कर रहे हैं ऐसे ऐसे, देखिए ये इरेगुलर है, कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे ले रहे हैं, कभी इतना बड़ा कर दिए कभी इतना बड़ा कर दिए ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद कभी एपनिया कर दिए मतलब सांस ले ही नहीं रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं, फिर कभी उल्टा सीधा ऐसे लेने लगे सांस, तो हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसे खींचे सांस खींचते ही चले जा रहे हैं, तो उसको साइनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 टी स्पून, अगर टेबल स्पून पूछता ना तो टेबल स्पून कभी कभी पूछता है, कभी कभी टी स्पून पूछता है। टी स्पून जो चम्मच होता है, एक टी स्पून में कितने ml आते हैं, तो 5 ml। अगर टेबल स्पून पूछता ना तो वहाँ पे 15 ml हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टी स्पून पूछ रहा है कि एक टी स्पून में कितना ml फ्लूइड आता है, तो 5 ml लगाएंगे। सी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द बोन इज नोन एज, ऐसी कोई बीमारी है ना जहाँ पे मेडिकेशन को, जैसे देखिए मसल्स में दिया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं मसल्स में, बेन में, तो ऐसे इंजेक्शन, अगर ऐसे भी कुछ दवा हैं जो डायरेक्टली बोन में दिए जाते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। ये देखिए इंट्राथीकल हो गया, इंट्रा ऑसियस, ऑसियस ऑफ सेल्स की बोन की मसल्स होती हैं, तो ऑसियस, तो आप लगाएंगे बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। इंट्रा ऑसियस का मतलब होता है बोन में दवा को डालना, इंजेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन तो ये तो अलग अलग साइंटिस्ट के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी थी। ये देखिए, दी थ्योरी दैट इन्वॉल्व केयर एंड हेल्प थ्रू व्हिच द क्लाइंट अटेन टोटल सेल्फ केयर। अगर यहीं पे टोटल सेल्फ केयर कहीं पे दे दिया ना तो आप तुरंत ओरियम थ्योरी लगाएंगे। ओरियम्स एक साइंटिस्ट ही रहे होंगे, तो ओरियम्स वो अपने नाम पे ओरियम्स थ्योरी दे दिए। ओरियम्स थ्योरी का मतलब होता है टोटल सेल्फ केयर, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जब हॉस्पिटल में आप ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है भाई। ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किए जाते हैं तो पूरी उसकी बॉडी जो है ना वो ब्लैक कलर की होती है और एकदम जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो वाइट होता है। तो कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड बताना है तो कैसा होता है, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, जो ऊपरी वाला पार्ट होता है वाइट होता है, पूरी ब्लैक बॉडी उसकी पूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ पार्ट ऑफ द कॉलन इज द प्रीफर्ड साइट फॉर परमानेंट कोलेस्टोमी। परमानेंट कोलेस्टोमी, कोलेस्टोमी मतलब होता है कोलन एरिया में स्टोमा बनाना, छेद बनाना। तो ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ कोलन, कोलन का कौन सा पार्ट प्रीफर्ड साइट लिया जाता है, तो ये साइट लिया जाता है सिग्मॉइड कोलन यूज किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एंडोस्कोपी शब्द का प्रयोग आप, हाँ चलिए अभी आगे देखते हैं। मेजर इलेक्ट्रोलाइट, मेजर, ये देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दैट अकर इन वाटर इंटॉक्सिकेशन। हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि उसको ज़्यादा फ्लूइड
दे दिया जाता है, इंजेक्टेबल किया जाता है, वेन के थ्रू अधिक वाटर दे दिया जाता है, मतलब फ्लूइड चढ़ाया जाता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन उसको हो जाता है। तो अगर बॉडी में अधिक वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया तो उसको किस इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखा जाता है, तो सोडियम का देखा जाता है। तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम की कमी हो जाएगी, तो उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हिच विटामिन डिफिशियंसी विल काज वेरी वेरी डिजीज डिसऑर्डर, ये भी क्वेश्चन हर बार पूछ लिया ही जाता है। कभी कभी उसका डायरेक्ट विटामिन दे दिया जाता है, कभी कभी उसका विटामिन का नाम दिया जाता है। तो इसमें विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। B1 थियामिन जिसको बोलते हैं, थायमिन नहीं थियामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये देखिए माइक्रो लिखा है, MACRO लिखा है, माइक्रो नहीं लिखा है। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म होता है, और ये माइक्रो मीन्स बड़ा होता है। तो ये देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बताना है, विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट दिया भी है, कार्बोहाइड्रेट फैट ये सब क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फाइबर फॉर एडल्ट। एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट मतलब क्या होता है भाई, वो तो 18 से लेके वो एडल्ट ही होते हैं, 18+ एज तक ऊपर। तो इसमें कह रहा है एडल्ट को कितना फाइबर लेना चाहिए डेली, तो उनको रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फाइबर उसमें 25 से 30 ग्राम लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस अगर करना है बॉडी से, शरीर से, तो डाइटरी कंपोनेंट यूज करना चाहिए, सोल्यूबल फाइबर यूज करना चाहिए। कौन सा फाइबर, सोल्यूबल फाइबर। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। व्हिच मिनरल इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है भाई, वो क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से कैरी करवाता है पूरे बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन में कह रहा है कौन सा मिनरल क्रूशियल होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन तो क्रूशियल ही होता है ना, Fe। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशल नॉर्म। अगर सोशल नॉर्म को आपको बेस्ट अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो आप गाइडलाइन फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर विथ इन ए ग्रुप, किसी एक ग्रुप में आपको गाइडलाइन एक्सेप्टेबल बिहेवियर गाइडलाइन एक्सेप्ट करना होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर कोई पर्सन है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर रहा है तो उसको अर्बनाइजेशन नहीं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ई माइग्रेशन और आई माइग्रेशन, तो उसको माइग्रेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ई माइग्रेशन मीन्स जाना होता है, आई माइग्रेशन मीन्स आना होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया, ई माइग्रेशन मीन्स जाना होता है, कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको ई माइग्रेशन। ई से जैसे एग्जिट मैंने बताया नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं। और आई मीन्स आना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द टर्म एंडोगैमी रिफर्स टू। एंडोगैमी, एंडोगैमी शब्द का मतलब क्या है भाई, एंडोगैमी का मतलब होता है अपने ही परिवार में या अपना ही कोई एक कबीला टाइप होता नहीं है ये, तो अपने ही समूह में विवाह कर लेना, उसको एंडोगैमी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अंतर विवाह के नाम से भी जाना जाता है यह एक। तो ये आप जान सकते हैं एंडोगैमी। मैरिंग, ये देखिए मैरिंग आउटसाइड, आउटसाइड नहीं इनसाइड होगा। मैरिंग विथ इन वन से सोशल ग्रुप, किसी एक अपने ही ग्रुप में एक शादी कर लेना, उसको एंडोगैमी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सोगैमी, एंडोगैमी, ये एंडोगैमी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये देखिए नॉट ये क्राइटेरिया कॉमनली यूज टू डिटरमाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में को कौन से क्राइटेरिया यूज नहीं करते हैं, तो वेल्थ, तो हेल्थ तो देखेंगे ही, एजुकेशन ही देखेंगे, पावर भी देखेंगे, तो उसी के अनुसार उसका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। लेकिन एज नहीं देखते हैं, एज ऐसा नहीं देखते हैं कि कोई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में एज नहीं देखा जाता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। Which of the following not example of artistic aptitude test।
आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में व्हिच ऑफ द नॉट एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी नहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चाइल्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हर बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ये चाइल्ड हैज़ 72 IQ स्कोर, हिज फादर अंडरस्टैंड दैट ही वाज व्हिच लेवल ऑफ IQ। देखिए इंटेलेक्चुअल जो जैसे ब्रेन की कैपेसिटी कहते नहीं, तुम्हारी ब्रेन की कैपेसिटी कम है भाई, इंटेलेक्चुअल IQ जो होता है ना वो नापा जाता है। तो इंटेलेक्चुअल IQ नापा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी की 72 IQ है तो हिज फादर अंडरस्टैंड, तो उसका फादर, किसी बच्चे की मान लीजिए IQ चेक किया गया और उसका 72 आया, तो उसका फादर स्टैंड क्या समझेगा, व्हिच लेवल IQ क्या है, एवरेज है, बॉर्डर लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बॉर्डर लाइन। अब ऐसे तो आपको पता नहीं होगा कि कितना होता है कितना नहीं होता, अब उसको आपको याद करना पड़ेगा बॉर्डर लाइन कितना होता है कितना नहीं होता है। जैसे एक बार हम बता दे रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर करा देना है। जैसे मान लीजिए 70 से ना, यहाँ तो दिया गया 70 से लेके 79 तक है, तो वो बॉर्डर लाइन पे है ना, वो ख़राब है ना वो बहुत सही है, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है। तो कहते नहीं है वो, उसको कोई चीज़ बताई जाए, मेंटल रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन अगर इससे कम हो जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी की IQ 50 से लेके 69 तक है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा कि उसका मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है उसके दिमाग में, तो उसका IQ लेवल इतना है। और ये 79, और ज़्यादातर सभी का एवरेज होता है। जैसे एवरेज कितना लिया जाता है, एवरेज 80 से लेके 89 तक ये एवरेज होता है IQ लेवल। तो ये एवरेज वाला आप देख लीजिए। कोई कोई कहते हैं भाई बहुत पढ़ने में बहुत ताकतवर है, बहुत होशियार है, एक बार पढ़ लेता है याद ही नहीं होता, एकदम वेरी सुपीरियर है, एकदम सुपीरियर है, तो उसका IQ लेवल 120 से लेके 129 तक हो सकता है। तो ये एक बॉर्डर लाइन आप याद कर लीजिए और एक ये एवरेज वाला याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो हाइपोथेटिकल कोई चीज़ सोचते रहे कि भाई हम ये लोग भविष्य में करेंगे, हाइपोथेटिकल एक बना लेते हैं, तो वो एडोलसेंस के पीरियड में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्फेंट थोड़ी, बच्चा छोटा सा क्या सोचेगा यार, कुछ नहीं, एडल्ट तो सोचता ही, लेकिन एडोलसेंस पीरियड में जो 12 से लेकर 16 तक होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है, कि हम ये कर जाएंगे और कल ही करेंगे, जो भी करेंगे सब कर लेंगे। ये देखिए 37 की देखिए क्वेश्चन नंबर, दी गेस्टल्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी रिफर्स टू आवर टेंडेंसी टू परसीव। तो ये तो ऐसे ही है क्वेश्चन, दिस सीरीज ऑफ पॉइंट या फिर लाइन्स आर हैविंग यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या होता है, ड्रग्स होती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है, इंजेक्शन फॉर्म में। एट्रोपिन इज कॉमनली यूज प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रियर मतलब पहले यूज की जाती है, एडमिनिस्ट्रेट की जाती है ऑफ इनहेल एनेस्थेटिक टू रिड्यूज। अगर कोई मान लीजिए एनेस्थेटिक उसको देना है, एनेस्थेसिया देना है, और उसके पहले ये एनेस्थेसिया देने के पहले एट्रोपिन कॉमनली यूज, ज़्यादातर एट्रोपिन यूज किए जाते हैं क्या, रिड्यूस करने के लिए। तो सिक्रेशन, अगर मुंह से कोई चीज़ सिक्रेट हो रहा है, नाक से कोई सिक्रेशन किसी चीज़ का हो रहा है, तो एट्रोपिन दे देते हैं तो सिक्रेशन रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रोपिन, एट्रोपिन किसको दिया जाता है। एट्रोपिन ज़्यादातर देते हैं किसी का पल्स रेट एकदम डाउन हो गया हो, या फिर वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन कोई लिया हो, तो एट्रोपिन देते हैं। और एट्रोपिन का एंटीडोज पिलियोकार्पिन, मैंने बताया ही काफ़ी बार, पिलियोकार्पिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स टीचेस द पेशेंट हु इज रिसीविंग वारफेरिन। वारफेरिन क्या है, वारफेरिन सोडियम जो होता है, एंटीकोगुलेंट होते हैं ब्लड को। वारफेरिन क्या काम करता है, वारफेरिन जो होते, वारफेरिन देख लीजिए, वारफेरिन का इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। हाँ, तो वारफेरिन, अब इसमें कह रहा है कि वारफेरिन दैट द नर्स टीचर द पेशेंट हु रिसीविंग वारफेरिन सोडियम दैट, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, प्रोटामाइन सल्फेट इज यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन सोडियम। वारफेरिन सोडियम का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है, यूज किया जाता है वारफेरिन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, बैक करने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए, यहीं पे 40 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। 40 नंबर क्या क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में काज
ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी ड्रग्स है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम काज करती है? क्लोरनफिनिकॉल, यही ड्रग्स है जो क्या करती है, जो काज करती है ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रीफर्ड रूट ऑफ आयरन डेक्सट्रेन एडमिनिस्ट्रेशन? अगर आयरन सुक्रोज की क्या आती है, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन आता है, अगर उस किसी भी पेशेंट को देना है ना तो आईएम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, मसल्स में लगाया जाता है, लेकिन जेड ट्रैक टेक्निक यूज की जाती है। जेड ट्रैक टेक्निक क्या है, उस एरिया के मसल्स को एकदम ऐसे खींच के रखना और फिर आसानी से उसको इंजेक्ट करना, तो आईएम इंजेक्शन, तो आईएम जेट ट्रैक टेक्निक यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग काज हैंड एंड फुट सिंड्रोम? कौन सी एंटी कैंसर ड्रग्स होती है जो हैंड एंड फुट सिंड्रोम काज करती है? अगर इस दवा का साइड इफेक्ट हो गया ना तो हैंड एंड फुट सिंड्रोम काज कर देगी, तो वो ड्रग्स होती है, ये देखिए कैप्सिटाबिन होती है, कैप्सिटाबिन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी एग्जामिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, जो आँख की एंटीरियर चैम्बर होती है उसको अगर एग्जामाइन करना है, चेक करना है, तो विथ मैग्नीफाइंग डिवाइस नोन है, तो किस डिवाइस को मैग्नीफाई किया जाएगा? तो वो किया जाएगा ये देखिए ग्वाइनोस्कोपी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयरली सिम्टम्स ऑफ कॉमनली सीन इन माइस्थेनिया ग्रेविस? ये भी खूब पूछा जाता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में जो ईयरली सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं, कॉमनली सिम्टम्स आते ही हैं, तो उसको कौन सा सिम्टम्स होता है? डिस्फेजिया, फटीग, इंप्रूविंग एक्टिविटी, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, प्टोसिस होने लगता है, प्टोसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। प्टोसिस में क्या होती है ना, ये जो आई का आँख की जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस में, तो जिससे आईलिड जो ऊपर की पलकें होती है वो झपने लगती है, गिरने लगती हैं, अपने आप गिरती रहती हैं, तो प्टोसिस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर हैविंग ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के पहले T4, अगर किसी को T4 टेस्ट करवाना है तो पेशेंट शुड इन्फॉर्म, तो पेशेंट को ऐसा नहीं बोला जाता कि आप खाने के बाद करवाएंगे, खाने के पहले करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। फास्टिंग इज नॉट नेसेसरी, फास्टिंग मतलब भूखा रहना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कैप्नोग्राफी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैप्नोग्राफी CO2 कंसंट्रेशन की जांच करना क्या कहलाता है? कैप्नोग्राफी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। CO2 कंसंट्रेशन मेजरमेंट को कैप्नोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दी न्यूली, एक नया कोई एडमिट हुआ है, क्लाइंट है, जो पेशेंट है एडमिट, क्लाइंट है बर्न, वो उसको जल गया है, बोथ लेग्स, दोनों पैर जल गए हैं। दी बर्न एरिया अपर वाइट पैचेस, जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे वाइट अपीयर्स, वाइट टाइप का दिख रहा है, सफ़ेद, एंड लेदर लाइक, और लेदर लाइक दिख रहा है। नो ब्लिस्टर, कोई फफोदे नहीं पड़े हुए हैं, नो ब्लिस्टर। ब्लीडिंग आर प्रेजेंट, नो ब्लिस्टर, कोई ब्लिस्टर भी नहीं है, कोई ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है। एंड द क्लाइंट स्टेट दैट आर सी हैड लिटिल पेन, थोड़ा थोड़ा पेन है। हाउ शुड द इंजरी ऑफ द कैटेगराइज, तो उसको किस टाइप की इंजरी हुई है? सुपरफिशियल, एकदम पूरी ऊपर, उसके नीचे, या पार्शियल थिकनेस, नहीं फुल थिकनेस उसको बर्न हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट की बात कर रहा है, तो ये देखिए ब्रोंको बेसिकुलर साउंड होती है जो एडवेंटिशियस ब्रीथ में साउंड में एक्सेप्ट होती है, और तो एडवेंटिशियस ब्रीथ कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उसको क्रैकल साउंड सुनाई देंगे, बीजिंग आएगी, रोंकाई आएगी, लेकिन ब्रोंको बेसिकुलर साउंड नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बोनी टेस्ट, बोनी टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? बोनी टेस्ट भाई इंपॉर्टेंट है, जैसे जो यूरिन क्षमता है किडनी से वो आके ब्लेडर में स्टोर होता है, तो ये जो ब्लेडर की वाल होती है ना, ब्लेडर की ऐसे तो वाल होती है, यहाँ पे इंस्पेक्टर लगे होते हैं, और यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे वाल जो होती है इस पर स्ट्रेस पड़ता है, चारों तरफ से इस पर प्रेशर डलता है, तो इस प्रेशर को मापने के लिए ये बोनी टेस्ट किए जाते हैं। तो ये देखिए इसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेस कॉन्टिनेंस क्या होता है? स्ट्रेस कॉन्टिनेंस होता है जैसे कोई पर्सन है उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो गया ना, तो यूरिन
हल्की हल्की बूंद टाइप में उसको यूरिन पास होता है, या कोई पर्सन उसको ये ब्लैडर की वॉल में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसमें क्या होता है, कोई पर्सन है वो कफ खांस रहा है या रन दौड़ रहा है या फिर तेज़ी से सांस ले रहा है, तेज़ी से हंस रहा है, तो उसको यूरिन थोड़ी थोड़ी बूंद में क्या होती है, यूरिन पास आउट होता रहता है, तो उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। तो बोनी टेस्ट यूज किया जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कोमा इन एडल्ट पेशेंट फॉर जीसीएस। ग्लासको कोमा स्केल यूज किया जाता है, तो उसमें अगर पेशेंट का स्कोर कितना होगा कि पेशेंट क्या हो गया, फॉलोइंग इंडिकेट कोमा, वो पेशेंट एकदम कोमा में चला गया, क्षुब्ध हो गया, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा, बस ब्रेन और ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है लेकिन उसको कुछ एहसास नहीं है, तो ग्लासको कोमा स्केल अगर उसका 5 आता है तो वो कोमा के अंडर में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस मतलब किडनी से रिलेटेड है, तो इसमें देखिए डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस, जो रीनल पेल्विस होती है उसका डिस्टेंशन हो जाना हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय। अब ये भी देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस सभी को पता है, जिसको रतौंधी बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो इसमें देखिए डिस्ट्रॉफीज ऑफ रेटिनल रॉड, जो रेटिनल रॉड होते हैं उसमें डिस्ट्रॉफी मतलब उसमें प्रॉब्लम हो गई है रॉड में, तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यही कंडीशन होती है। अब इस अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, तो इस कंडीशन में उसको अगर डार्कनेस हो गया, लो लाइट कंडीशन है किसी एरिया में, तो वहाँ पे नहीं देख पाता, मतलब अंधेरे में नहीं देख पाता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आप लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए यहीं पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज की साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर फॉलोइंग द हेड इंजरी। अगर सिर में चोट लग गया हो तो फॉलोइंग की साइन क्या होता है, अगर उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो उसका की साइन क्या होता है, उसका प्यूपिल जो होता है ना, वो आँख में जो होती है प्यूपिल, उसका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की साइन, सबसे बेस्ट साइन यही देखने का मिलेगा अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो प्यूपिल डायलेट दिखेगा। अब ये देखिए सीपीआर भी देते हैं, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रिड्यूस ब्रीथ इन एडल्ट सीपीआर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार अगर सीपीआर ये दिया जाता है ना, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन इसको बोलते हैं सीपीआर को, अगर वो ब्लड सर्कुलेशन वोशन स्टॉप लगता है ना, किसी को सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, कोई है आप एक्सीडेंट हो गया है तो उसको सीपीआर दिया जाता है। जब वो हॉस्पिटल में आता है, ये जो कौन से डॉक्टर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं या नर्स हो गया डॉक्टर, तो उसको सीपीआर देते हैं। सीपीआर में क्या किया जाता है ना, इसमें 30 कंप्रेशन दिया जाएगा, उसके चेस्ट को दबाया जाता है और 2 बार ऑक्सीजन दिया जाता है, तो 13:2 के रेशियो में दिया जाता है सीपीआर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन देखिए, यहीं पे क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। व्हिच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। मैंने काफ़ी बार बताया है, जो आप उसे एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे वहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में मैंने बताया था GFR, मैंने बताया था क्या GFR बताया था, ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा रेटिकुलरिस बताया था नहीं, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलोसा से क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे फैसिकुलेटा की बात करता ना, FASCI FASCULATA फैसिकुलेटा की बात करता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ये देखिए दिया गया कॉर्टिसोल, तो ये चीज़ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हैं। अब वहाँ पे मेडुला, तो मेडुला से एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। और एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन ये रिलीज होता है कहाँ से, एस्ट्रोजन रेटिकुलरिस, जिसमें एंड्रोजन रिलीज होता है, एंड्रोजन रेटिकुलरिस से यूज होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, एल्डोस्टेरोन जो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स फर्स्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। अगर मान लीजिए तुरंत किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सबसे पहले रिलीज होगी, तो आईजी कौन सा, IgM हो गया, IgE हो गया, IgG हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन IgM दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट दिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जिस भी स्टूडेंट को 2025 में अभी आपका BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, कोई भी एम्स हो गया या फिर यूपी का ABBMU हो गया, राजस्थान का हो गया, कोई किसी भी स्टेट का,
तो जितने भी चैनल पे लगभग 600 प्लस वीडियो हैं तो उसको अच्छे से कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करा देंगे, अच्छी अच्छी वीडियो और करा देंगे, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो कुछ वीडियो जाके देखिए, फिर रिव्यू आप अपने आप चेक कर लीजिए कहीं से और कहीं पर भी, सब बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। जिस भी स्टूडेंट को 2025 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सब वीडियो आप कंप्लीट करते हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरा आप 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और कहीं भी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट नेम बनी हुई है, सीट इन नीट चैनल, आप सर्च करिए और जाइए प्लेलिस्ट में। वहाँ पर अभी लास्ट में मैं बता दूंगा कि कहाँ पे ये सभी वीडियो मिलेंगी। वहाँ पे 20 से 30 वीडियो के बीच में आपको रिवाइज करना है और सभी नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरे कंप्लीट करने हैं, 40 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 55 नंबर तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए 55, व्हिच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलसा। ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था कि एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जोना ग्लोमेरुलसा से। ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स इज फर्स्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। अगर एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट और क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लंबे समय से जो इन्फेक्शन हुआ हो, एक्यूट मतलब अभी तुरंत कोई इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट प्रोड्यूस, तो सबसे पहला फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा रिलीज होता है बॉडी में, शरीर में, तो वो होता है IgM होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें C करेक्ट हो जाएगा। और एलर्जी के लिए पूछता है तो IgE लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, एक क्लाइंट है इज गेटिंग प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन ले रहा है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दिया जा रहा है। द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग का मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो ये देखिए अगर प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन दिया जा रहा है तो ये आपका ब्लड शुगर, आपको हावरली ब्लड शुगर मेंटेन करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि पेशेंट का ब्लड शुगर मेंटेन रहना चाहिए, तो प्रत्येक घंटे उसका ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज टू डॉक्यूमेंट ये ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्किन का अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन को बोला जाता है साइनोसिस। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे पार्ट में अगर ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो वहाँ की स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है, तो उसको साइनोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये RENIN एक होता है, RENNIN होता है। यहाँ पे देखिए RE सिंगल N है, NIN है, यहाँ पे RENNIN। ये जो डबल N है ना, ये क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम होता है, और ये जो रेनिन होता है ये हार्मोन होता है। ये मोस्ट डिफरेंट है, ये काफ़ी बार मैंने बताया हूँ अपने चैनल पे। तो रेनिन ये जो हार्मोन होता है ना, ये किडनी से रिलीज होता है, और ये जो रेनिन होता है ये स्टमक, पेट से रिलीज होता है। अब ये रेनिन क्या करता है, जब छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है 1 मंथ तक, तो वो मदर्स का मिल्क पीता है, तो उसको डाइजेशन में ये रेनिन एंजाइम हेल्प करता है। और ये हार्मोन ये वाला रेनिन क्या करता है, जो हार्मोन होता है ये तो ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस बॉडी में मेंटेन करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, जैकमियर साइन इज आल्सो नोन एज। जैकमियर साइन क्या होता है, जैकमियर साइन को ही आप बोल सकते हैं चैडविक साइन, क्योंकि ये ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना या फिर सर्विक्स, तो उसको बोला जाता है जैकमियर साइन। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी इज। कितना ml जो होता है, कितना ml लॉस होता है जब डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है तो कितना ब्लड माँ से लॉस होता है। तो वो होता है, ये देखिए 500 ml होता है। जब सिजेरियन होता है ना तो अधिक ml होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है। तो 500 ml सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे।
दी सेफेस्ट, ये देखिए दी सेफेस्ट पोजीशन फॉर लेडी, ये देखिए सेफेस्ट पोजीशन फॉर लेडी विथ कार्ड प्रोलैप्स इन लेबर, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो कार्ड प्रोलैप्स जो एम्ब्लाइकल कार्ड होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, तो बाहर आने को कार्ड प्रोलैप्स बोला जाता है। अब ये कह रहा सेफेस्ट पोजीशन, तो उस पेशेंट को उस औरत को जब डिलीवरी हो रही होती है तो कौन सा सेफेस्ट पोजीशन देना चाहिए, फाउलस पोजीशन देना चाहिए, प्रोन पोजीशन या सुपाइन, सुपाइन मीन्स सीधा, प्रोन मीन्स उल्टा होता, फाउलस पोजीशन थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, या फिर ट्रेंडलनबर्ग, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देना चाहिए। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या होता है, इसमें जो पेशेंट का सिर होता है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे होता है और जो पेशेंट का पैर वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव एमंग द फॉलोइंग, ये जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उसमें जो हार्मोन होते हैं कौन से होते हैं, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इनमें से लेवोनार्गेस्ट्रॉल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेड कार्ड क्लैंपिंग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन, अब ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डिलेड कार्ड क्लैंपिंग देखिए अब ये इंपॉर्टेंट, जब बच्चा पैदा होता है तो जो अम्बलाइकल कार्ड होता है उसको कट किया जाता है, कट करने का जो समय होता है, जैसे बच्चा पैदा हो गया तो 30 से लेकर 60 सेकेंड में ये जो अम्बलाइकल कार्ड होता है ना इसको कट करना होता है, 30 से 60 सेकेंड के अंदर ही। कार्ड क्लैंपिंग कंट्रा डिलेड कार्ड क्लैंपिंग, किस स्थिति में आप जो कार्ड क्लैंप किया जाता है, कट किया जाता है, उसको आप डिलेड कार्ड क्लैंपिंग कंट्रा इंडिकेटेड, मतलब किस इसमें आप 30 से 60 सेकेंड के आगे आप कार्ड को अगर काटते हैं तो कंट्रा इंडिकेटेड है। तो उसमें अगर मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक हीमोलिटिक डिजीज़ है, RH इनकम्पैटिबिलिटी अगर उस मदर्स से बच्चे में फीटस में गया हो, बीमारी एक डिजीज़ है, तो कार्ड डिलेड कार्ड क्लैंप आप नहीं कर सकते क्योंकि कंट्राइंडिकेटेड होता है। तो RH डिजीज़ जो उसी को हीमोलिटिक डिजीज़ भी बोला जाता है, फीटस में न्यूबॉर्न बच्चों में होता है। प्रेग्नेंट वोमेंस जो होती हैं उसमें RH फैक्टर निगेटिव एंड बेबी पॉजिटिव होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी में, तो इसमें सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ऑक्सीटोसिन हैज़ हाफ लाइफ ऑफ, ऑक्सीटोसिन जब दिया जाता है तो उसका हाफ लाइफ कब हो जाता है, तो 3 से 4 मिनट में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाई, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बच्चे के जो फीटस होता है उसके चारों तरफ भाई एमनियोटिक फ्लूइड ही रहता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैसे मापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो वो मेजर करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी EUSG के मेथड से, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज, अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट की यूट्रस में मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम जो होता है, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम होता है वो प्रेग्नेंट यूट्रस में उसको क्या बोलते हैं, उसको डिसिडिवा बोलते हैं भाई, इसी एंडोमेट्रियम का नेम चेंज हो जाता है, उसको डिसिडिवा बोलने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, डिसिडिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर, जब बच्चे का जन्म होता है तो एक्टिव फेज, उसमें फेज चलती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो सेकंड फेज में बच्चे का जन्म होता है तो उसमें लेटेंट फेज, एक्टिव फेज चलती है और ट्रांजिशन फेज चलती है, तो एक्टिव फेज में पूछा जा रहा है रेट ऑफ सर्वाइकल, जो ये फर्स्ट फेज की अवस्था है, जब फर्स्ट फेज में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है, सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में होता है बच्चे का जन्म होता है, थर्ड फेज में क्या होता है, कार्ड बाहर आता है, और फोर्थ फेज में मदर्स और बच्चे का केयर होता है, तो फर्स्ट फेज में डायलेशन, तो ये डायलेशन की अवस्था फर्स्ट फेज ही है। तो इसमें पूछा जा रहा है एक्टिव फेज में प्राइमरी ग्रेविडा अगर है, पहली बार अगर मदर्स प्रेग्नेंट हुई है और बच्चे की डिलीवरी फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में एक्टिव फेज में कितना डायलेशन सर्विक्स का होता है, तो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर का डायलेशन होता है एक्टिव फेज में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
इंगेजिंग डायमीटर ऑफ फेस प्रेजेंटेशन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब इंगेजिंग डायमीटर ऑफ फेस प्रेजेंटेशन, देखिए जो बच्चे की जब डिलीवरी होती है ना तो वो फेस की तरफ ही सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो बेस्ट होता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में फेस प्रेजेंटेशन का जो डायमीटर होता है इंगेजिंग, उसको बोलते हैं सबमेंटोब्रैग्मेटिक बोलते हैं, सबमेंटोब्रैग्मेटिक। तो बी ऑप्शन आप लगाएंगे। सबमेंटोब्रैग्मेटिक में क्या होता है, फेस जो होता है ना वो एकदम हाइपर एक्सटेंशन होता है, एकदम बच्चे का जो ये चेहरा होता है एकदम ऐसे एक्सटेंट होता है, मतलब ऐसे नहीं होता, फ्लेक्स नहीं होता, मुड़ा नहीं होता, एकदम एक्सटेंट होता है, उसका हाइपर एक्सटेंशन होता है। फीटल का हेड, जो बच्चे का हेड होता है वो हाइपर एक्सटेंशन होता है और उसका प्रेजेंटिंग डायमीटर भी होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर। सबमेंटोब्रैग्मेटिक। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दी फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी, अब ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो पहला साइन क्या होता है, पहला साइन उसमें क्विकनिंग, बच्चे का उसमें जो बच्चा होता है वो यूट्रस में मूवमेंट होता है, क्विकनिंग होती है, लात मारता है कहते नहीं है, नहीं, सबसे पहले फर्स्ट साइन एमनोरिया होता है, जो पीरियड्स चलते हैं वो एमनोरिया मतलब बंद हो जाते हैं, एमनोरिया। तो फर्स्ट साइन यही देखने को मिलता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महिलाएं कैसे पता चलती हैं कि प्रेग्नेंट हो गई हैं, भाई अगर प्रेगनेंसी होती है ना तो वो जो पीरियड्स चलते हैं ना वो जो पर मंथ चलते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। दी ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द मदर्स टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा इज टर्म एज, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, मान लीजिए जो कोई महिला है प्रेग्नेंट हुई है तो वो उस प्रेग्नेंट महिला में कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, अब वो मदर्स से फीटस बच्चे में जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। कोई इन्फेक्शियस एजेंट है वो फीटस, मदर से फीटस में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन बोला जाता है, या फिर ये भी बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन बोला जाता है, मदर्स और फीटस के बीच होता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इज फॉलोइंग कॉमन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन हो गया है, भाई डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन या फिर ब्रेडिफीनिया या ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हिच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एसेस पेन इन द इन्फेंट, अब ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स, 1 महीने जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो 1 मंथ तक बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। तो इन्फेंट बच्चे में अगर पेन आपको एसेस करना है, जांच करना है कि इसमें कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको क्या देखते हैं, बच्चे का उसमें देखा जाता है फ्लैक स्केल देखा जाता है। यफ से क्या होता है, यफ जो यफ यल ए सी सी, यफ से क्या देखा जाएगा, बच्चे का क्या फेस देखा जाएगा, चेहरा देखा जाएगा। तो फिर उसका फेस पे क्या देखते हैं, उस पर पर्टिकुलर इंप्रेशन देखते हैं, स्माइल हंस रहा है कि नहीं, लेग देखा जाएगा, यल से लेग उसका पैर देखा जाएगा, ए से उसकी एक्टिविटी देखा जाएगा, सी से वो क्राई कर रहा है, रो रहा है कि नहीं, और उसका सी से कंसोलिबिलिटी देखा जाता है, कंटेंट एंड रिलैक्स उसका देखा जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो फ्लैग इसके लिए यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वैक्सीन गिवन एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। तो इसमें डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटस, नहीं डीटी दिया जाता है, डिप्थीरिया और टिटनस वाली, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द बेस्ट वे ऑफ फीडिंग न्यूबॉर्न वेइंग लेस दैन, अब ये भी देखिए क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है द बेस्ट वे ऑफ फीडिंग, कौन सा रास्ता है फीडिंग का, न्यूबॉर्न वेइंग लेस दैन 1200 ग्राम ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, भाई देखिए 2.5 किलो से लेके 2.5 केजी से लेके ना केजी से लेके 3.9 केजी तक नॉर्मल वेट होता है बच्चे की जब डिलीवरी होती है, तो इतना वेट होना चाहिए बच्चे का। भाई ये तो 1.5 केजी भी नहीं है, 1200 ग्राम सिर्फ है, 1.2 किलोग्राम सिर्फ है। अगर इतने प्री टर्म इसको बोलेंगे, प्री टर्म डिलीवरी अगर बच्चे की हुई है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, तो पहली फर्स्ट डे जब बच्चे की जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसमें फीडिंग, जो बच्चे को फीड कराते हैं वो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, सबसे
सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग भाई तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें तो सकिंग की रिफ्लेक्शन भी अभी नहीं है, कुछ भी वो सक कर ही नहीं पाएगा। ग्रेवेज फीडिंग, हाँ ग्रेवेज फीडिंग, कटोरी फीडिंग भी नहीं कराएंगे, बॉटल फीडिंग भी नहीं कराएंगे, उसमें गैवेज फीडिंग कराएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैवेज फीडिंग क्या होता है, इसमें ट्यूब के द्वारा, ट्यूब फीडिंग मेथड इसको बोलते हैं, इस मेथड के द्वारा जो मेडिसिन है, मेडिसिन हो गया या फिर फीड हो गया, डायरेक्टली किसमें, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गैवेज फीडिंग। एट व्हाट एज डू मोस्ट चिल्ड्रेन अचीव टॉयलेट ट्रेनिंग, जो बच्चा होता है, बच्चे कितने मंथ में टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब वो खुद टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, मोस्ट चिल्ड्रेन अचीव कर लेते हैं, तो वो होता है 18 से 24 मंथ तक बच्चा टॉयलेट अपने आप करने लगता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पिनेसर ग्रैस्प इज, पिनेसर ग्रेप्स क्या होता है, जो पिनेसर ग्रेप्स जो बच्चे का ना, जो ये बच्चे का ये क्या, बच्चे की कितनी उंगली, ये देखिए 1 2 3 4, तो ये जो बच्चे का अंगूठा होता है, अंगूठा और ये जो इंडेक्स फिंगर होते हैं, तो उससे बच्चा कोई भी छोटा सा पार्टिकल जब पकड़ने लगता है उसको पिनेसर ग्रास्प बोलते हैं। ऐसे हम लोग पकड़ते हैं ना इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से, थंब से, थंब और इंडेक्स फिंगर से कोई बच्चा अगर होल्ड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उसको पिनेसर बोलते हैं, और इसको बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चा अगर पिनेसर ग्रेस्प कितने मंथ तक अचीव कर लेता है, 9 से लेके 9 से लेके 10 मंथ तक जब बच्चा हो जाता है, तो वो देखते नहीं है बच्चा खेलता रहता है ज़मीन पर, कुछ ना कुछ ऐसे हाथों से उंगलियों से पकड़ लेता है, जैसे चींटी हो गया, कुछ भी छोटे छोटे कुछ चीज़ें पकड़ लेता है, तो वो 9 से 10 मंथ में बच्चा पकड़ने लगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच, व्हिच इज मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर मैनेजिंग चाइल्ड विथ फेब्राइल सीजर। अगर किसी भी बच्चे को, चाइल्ड को फेब्राइल सीजर हुआ है तो उसको मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं जो बुखार टेम्परेचर डाउन करती है बॉडी को। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटे बच्चे को अगर टेम्परेचर अधिक होता है ना तो उसको सीजर, हल्के हल्के झटके आने लगते हैं। Which following is common complication of untreated congenital hypothyroidism? Which following common complication? कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो जाएगा अगर किसी भी बच्चे को कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है और उसका ट्रीट नहीं किया जाता है, उसका अनट्रीटेड मतलब उसका ध्यान नहीं दिया गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया, मेडिकेशन नहीं किया गया, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हाइपो मीन्स कमी हो गई है थायरॉयडिज्म की, तो उसको मेंटल रिटार्डेशन हो ही जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। Which condition is characterized by frequent involuntary urination in child older than 5 years? अगर बच्चा 5 साल से बड़ा हो गया हो और उसको frequent involuntary मतलब अपने इच्छानुसार अपने आप उसका यूरिन पास आउट हो जाता है या सो रहा है जग रहा है, तो उसको नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस बोलते हैं। ये देखिए नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Which condition is commonly associated with poor weight gain and frequent respiratory infection is infant? अगर किसी भी क्वेश्चन कह रहा है which condition, वह कौन सा कंडीशन है commonly associated with, उसमें प्योर वेट गेन, बच्चे का कोई वेट जो होता है गेन हो ही नहीं रहा, बच्चे का वजन बढ़ ही नहीं रहा है, एंड फ्रीक्वेंट और आसानी से उसका रिस्पायरेटरी सांस लेने में इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अस्थमा हुआ है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या आयरन डिफिशियंसी, नहीं उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है ना, इसमें इस सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन जो होती है इसमें म्यूकस जो होता है वो थिक हो जाता है, म्यूकस THIC के थिक हो जाता है, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम या इंटेस्टाइन जो एंजाइम होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे पुअर वेट गेन होने लगता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, और फाउल स्मेलिंग होने, जो स्टूल पास करता है वो फाउल स्मेलिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है बच्चे को, तो और भूख भी नहीं लगती है, तो ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following psychiatric drug does not need any test does before starting routine dose? अगर किसी बच्चे को साइकेट्रिक ड्रग डज नॉट नीड, साइकेट्रिक ड्रग नहीं यूज किया जाता है, टेस्ट डज बिफोर मतलब पहले स्टार्टिंग रूटीन डोज, तो वो होती है क्लोजापाइन, क्लोजापाइन मतलब दे सकते हो आसानी से, क्लोजापाइन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई टेस्ट नहीं किया जाता, नहीं तो किसी भी ड्रग्स को देने के पहले कोई टेस्ट किया जाता है।
पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये देखिए ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एडोलसेंस ज़्यादातर गर्ल्स में देखने को मिलता है, ये जो एडोलसेंस गर्ल्स होती हैं उसमें ज़्यादातर एडोलसेंस गर्ल में देखने को मिलता है कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा करती हैं। फिगर को मेंटेन, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर, खाने वाली बीमारी है, जिसमें जो पेशेंट होता है थोड़ा सा मेंटली इल होता है, बीमार होता है। वो क्या करता है, वो सोचता है कि अगर खाना खाएंगे ज़्यादा तो मोटे हो जाएंगे, तो इसमें यही प्रॉब्लम है। पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर एक बीमारी है जिसमें एडोलसेंस गर्ल्स ज़्यादातर ये करती हैं, लड़कियां ज़्यादातर करती हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें जो फूड खाना होता है उसको रिफ्यूज़ करते हैं, कहते हैं नहीं खाएंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो उसमें अगर ज़्यादातर एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट करता है तो उसमें ज़्यादातर देखने को ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन मतलब बीपी भी कम हो जाएगा, और हाइपोथर्मिया टेम्परेचर भी बॉडी का कम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंडोजिनस डिप्रेशन, ये देखिए एंडोजिनस डिप्रेशन क्या होता है। एंडोजिनस डिप्रेशन आल्सो नोन एज, एंडोजिनस डिप्रेशन का मतलब ऑटोनोमस डिप्रेशन बोला जाता है, तो ये ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ए फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड, एक फीमेल क्लाइंट है, एडमिट है हॉस्पिटल में, डायग्नोसिस ऑफ डिल्यूजन ऑन ग्रैंडियोसिटी। अब ये देखिए उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये आप जब डिल्यूजन पढ़ेंगे, डिल्यूजन जब ये थिंकिंग डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर, थिंकिंग डिसऑर्डर है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में वो क्या सोचता है, पेशेंट जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किसी पेशेंट को हो जाता है तो वो सोचता है, अपने आप को भगवान समझने लगता है, स्वयं को महान समझने लगता है। इससे पर्सन ऐसे सोचता है कि वह कोई पावरफुल पर्सन है, उससे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी उसको बोला जाता है। दिस डायग्नोस, ये देखिए दिस डायग्नोस इज रिफ्लेक्ट, ये बिलीफ दैट वन, उसको क्या बिलीफ होता है, बीइंग किल्ड, या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर इविल वर्ड, या फिर कनेक्टेड टू क्लाइंट अनरिलेटेड टू ऑन सेल्फ, हाईली फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वो है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है वो पर्सन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक क्लाइंट टेल्स टू नर्स, एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है, एक क्लाइंट नर्स से बोल रहा है, दी टीवी न्यूज कास्टर, जो टीवी में न्यूज कास्टर जो न्यूज को सुना रहा है, इज सेंडिंग सीक्रेट मैसेज टू हर, वो मुझे मैसेज को सीक्रेट कर रहा है, मेरे मैसेज को सीक्रेट मैसेज को बता रहा है, सेंडिंग भेज रहा है। दी नर्स सस्पेक्ट द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग, तो भाई नर्स सस्पेक्ट कर लेगी कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, तो समझ जाएगी अब ये भी डिल्यूजन की बीमारी है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये देखिए फाइट ऑफ आइडिया, या फिर आइडिया ऑफ रेफरेंस, या फिर फोबिया, फिर हेलुसिनेशन, तो वो नर्स समझ जाएगी कि इस पेशेंट को आइडिया ऑफ रेफरेंस आ रहे हैं। आइडिया ऑफ रेफरेंस में क्या होता है ना, ऐसे लगता है जो पेशेंट को आइडिया ऑफ रेफरेंस हो जाता है, ये डिल्यूजन की बीमारी है, तो उसको पेशेंट को लगता है कि सब मेरी बात कर रहे हैं, कि कोई टॉकिंग अबाउट मी, मतलब इस पेशेंट को ऐसा बिलीफ रहता है कि हर कोई उसकी ही बात कर रहा होता है, तो आइडिया ऑफ रेफरेंस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय, ये देखिए एपीए में स्टैंडर्ड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस जो पब्लिश होता है एपीए में होता है। नेक्स्ट देखिए, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेस, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में पूरे ऑल पॉपुलेशन में जो सीरियस मेंटल इलनेस सफ़र कर रहे हैं वो कितना परसेंट होता है, तो 10% होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हिच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फॉर 32 ईयर्स फीमेल पेशेंट डायग्नोस्ड विथ बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। अगर बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, 32 ईयर्स फीमेल पेशेंट को डायग्नोस्ड हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, इस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज, उसका इस्टेब्लिश सबसे पहले क्लियर बाउंड्रीज उसका इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी एक्रोनिम ADL इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन क्लास इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर, थिंकिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, कहते नहीं भाई चिंता उसको बहुत ज़्यादा, उसको चिंता वाली बीमारी हो गई है, तो कौन सा मेडिकेशन देंगे उसको, ऐसा दवा दिया जाएगा वो थोड़ा सा रिलैक्स रहे, उसका दिमाग उसका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करे, अच्छे से सोए, प्रॉपर नींद ले, तो वो बेंजोडाइजिपाइन उसको देंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Which statistical measure is used to express the number of death per thousand population। देखिए नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड, 1000 में कितना नंबर ऑफ डेथ हुआ है पॉपुलेशन में, तो उसको क्रूड डेथ रेट बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए व्हिच epidemiological study design is used to investigate disease outbreak। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी कह रहा है कि किस इन्वेस्टिगेट डिजीज आउटब्रेक, कोई बीमारी है वो आउटब्रेक फैल चुकी है, उसका इन्वेस्टिगेट करने को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी बोला जाता है। कोहरेट स्टडी क्या होता है, पहले इसमें जो बीमारी काज करती है उसको देखा जाता है, और हाँ ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्पजफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर आर ऑल एक्सेप्ट। पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिलस कालमेटी BCG जो वैक्सीन होती है उसका पर्पज होता है केस ऑफ ब्लैडर कैंसर, आर किसका मतलब एक्सेप्ट पूछा रहा, किसका नहीं होता है, एंटी म्यूरल एक्टिविटी का, तो इसमें देखिए प्रिवेंट ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग को रोकता नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कंसेप्ट वाज गिवन बाय, मल्टीपर्पज ये सभी साइंटिस्ट हैं अलग अलग, पहले बोले थे कि ये बोहर कम्युनिटी, ये श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुदलियर कमेटी, तो इसमें करतार सिंह साहब ने बोला था कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कंसेप्ट इज गिवन, किसी हॉस्पिटल में ऐसे वर्कर को रखो कि वो मल्टीपर्पज हो, मतलब वो सर्जरी भी कर ले, वो इंजेक्शन भी लगा ले, वो ड्रेसिंग भी कर ले, सब कुछ कर ले, मल्टीपर्पज हो उसके अंदर, तो ये करतार सिंह बोले थे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एलाइजा। एलाइजा का फुल नेम, एलाइजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हज़ारों बार वीडियो में बताई गई हैं ये सब चीज़ें। कोई भी क्वेश्चन BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आता हो और वो चीज़ें बताई नहीं गई हों, कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। आप जाके 600-700 वीडियो है उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और 2025 में अच्छे से आप सिलेक्शन लीजिए अच्छे नंबरों से। 160 170 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 प्लस आप 140 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो 2025 में आप गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कोर्स आप आसानी से कर पाएंगे। BSc नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल के कोर्स होगा, इन सब की तैयारी जोरदार कराई गई है। प्लेलिस्ट में जाएँ, सभी वीडियो रिवाइज करें। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से, तो ये कहाँ पे मिल जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से, तो ये देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जब आप BSc नर्सिंग करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं NRHM की वैकेंसियाँ आती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, संविदा पे, तो NRHM का ये देखिए जो लॉन्च किया गया था मिशन, वो पूछ रहा है NRHM का मिशन लॉन्च कब किया गया था, तो 2005 में। ये तो हम लोग को रटा ही होता है, जो स्टूडेंट BSc नर्सिंग कोर्स करते हैं, नर्सिंग फील्ड में अपना समय व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, विथ रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ आशा। ये देखिए जो NRHM में जो आशा वर्क करती हैं, काम करती हैं, तो नॉट द जॉब, आशा का काम क्या नहीं है, ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो देखेंगे आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में आशा जो काम करती हैं उनका क्या काम, क्या रोल नहीं होता है। एक्कम्पनिंग वोमेन द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप, एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए प्रेग्नेंट वोमेंस को बताती हैं, ये तो काम होता है। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट द ईयरली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए किट प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी सही है। और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन, कब कब वैक्सीन लगवाना है, कब इम्यूनाइजेशन करना है, कौन से फूड न्यूट्रिशन लेना है, ये भी तो आशा का काम है, जागरूक करना। कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी का डिलीवरी करवाना, ये आशा का काम नहीं है, ये ट्रेंड नर्स का काम है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ व्हिच मॉस्किटो। मलेरिया रोग जो फैलता है, स्प्रेड होता है किस मच्छर के, कौन से मच्छर के काटने से होता है, बाइट करने से, तो वो होता है फीमेल एनाफ्लीज। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PMJAY एक्रोनिम, जो PMJAY है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो प्रधानमंत्री, P से प्रधान और M से मंत्री, J से जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम हुइच इज यूज टू हेल्प द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीनेशन एट लो टेम्परेचर, उसको क्या बोला जाता है। जैसे देखिए जो वैक्सीन लगाए जाते हैं ना, वो ऐसा तो है नहीं कि उनका टेम्परेचर, हर एक वैक्सीन का अलग अलग टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर में इस वैक्सीन को रखा जाएगा। तो अगर देखिए सिस्टम, वह उस सिस्टम को आपको बताना है जो सिस्टम यूज किए जाते हैं वैक्सीन को स्टोर करने में और ट्रांसपोर्टेशन में, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में वैक्सीन को लो टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बॉक्स बोलेंगे। हम लोग तो कोल्ड बॉक्स ये ऑप्शन लगाते हैं, लगा देंगे तुरंत, लेकिन कोल्ड बॉक्स नहीं होता, उसको कोल्ड चैन बोला जाता है। चैन के थ्रू जाता है ना, पहले सब सेंटर में, फिर PHC में, पहले देखिए सब सेंटर में तो बहुत कम वैक्सीन रहती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर CHC पे, फिर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे कोल्ड चैन होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेंगू वायरस विल रिड्यूज व्हिच टाइप ऑफ ब्लड सेल, भाई जिसको डेंगू हो जाता है ना, उसमें आप देखेंगे क्या चीज़ रिड्यूज होता है, कम हो जाता है। कहते नहीं उसको डेंगू हुआ तो प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, प्लेटलेट्स 1 लाख हो गए हैं, 1.5 लाख आ गया, 60,000 आ गया है, तो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। कौन सी ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स जो क्या होते हैं, रिड्यूज, कम हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। व्हिच हेल्थ यूनिट चेंज इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब ये देखिए व्हिच हेल्थ यूनिट चेंज इनटू, कौन सी हेल्थ यूनिट है जो चेंज हुई है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उसको बोला जाता है। तो सब सेंटर को, सब सेंटर को भाई क्या बोलते हैं, सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता है। पहले सब सेंटर आएंगे, फिर PHC प्राइमरी हेल्थ केयर आएगा, फिर CHC आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएंगे, फिर उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज आएगा। ये सब एक चैन होता है पूरा। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता है सब सेंटर को। अब तो मंदिर, आरोग्य मंदिर भी बोला जाता है। ये देखिए, एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए बर्ड पॉपुलेशन, इन ए बर्ड पॉपुलेशन में आउटब्रेक, कोई भी डिजीज ब्रेक हो गई हो बर्ड पॉपुलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इपोर्निथिक बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज पोलियो वैक्सीन, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये चीज़ बोली जा रही है कि इसमें बोला जाता है कि रिकमेंडेड टेम्परेचर स्टोरेज, पोलियो वैक्सीन का जो स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो पोलियो वैक्सीन का रिकमेंडेड टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कॉग्निटिव डोमेन क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कॉग्निटिव डोमेन इन बायोम्स टेक्सोनोमी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या, क्रिएटिज्म, इवेल्युएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस। ये तो कॉग्निटिव डोमेन बायोम्स टेक्सोनोमी में इंक्लूड है, लेकिन क्रिएटिज्म जो है ये नहीं इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिराची ऑफ नीड इज एक्सप्लेन्ड, ये भी देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो मैस्लो हिराची आप देखे होंगे, मैस्लो हिराची एक बनाया गया है, एक नीड है, नीड एक्सप्लेन्ड बाय, तो किस साइंटिस्ट ने किया है, अब्राहम मैस्लो। तो उसका मैस्लो हिराची बोला ही जाता है, मैस्लो हिराची, MASLO, मैस्लो हिराची उसका पूरा बोला ही जाता है। मैस्लो हिराची अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब मैस्लो हिराची होता क्या भाई, एक सीरीज बनाई नहीं गई थी जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी नीड है, फिर लव एंड बिलोंगिंग है, स्टीम आता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एकदम टॉप पे होता है, और एकदम बेस पे होता है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज आल्सो कॉल्ड, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग बोलते हैं, जिसमें जो पेशेंट होगा वो सेंटर पे होगा।
नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? पैनल डिस्कशन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज OSCE। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि OSCE इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो OSCE का फुल फॉर्म, O से ऑब्जेक्टिव, S से स्ट्रक्चर और C से क्लिनिकल, E से एग्जामिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, क्लिनिकल, एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BED स्टैंड फॉर। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि BED का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। V से वाइटल, E से इसेंशियल, D से डिजायरेबल। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रिशियल, ये देखिए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रिशियल। अब ये भी, इसमें जो प्रदर्शन मूल्यांकन जो किया जाता है, कोई ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस दौरान इफ़ द हेड नर्स कमिट एन एरर इट कैन कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? तो हाइलो इफेक्ट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये जान लीजिए, हाइलो इफेक्ट में क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है हॉस्पिटल में। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेसियल किया जाता है। हेड नर्स कमिट एरर इट कॉल्ड, तो हाइलो इफेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेड नर्स इसमें क्या करती है? परफॉर्मेंस अप्रेसियल के दौरान हाइलो इफेक्ट किया जाता है, जिसमें सुपरवाइजर होते हैं, उसमें देखते हैं, रहते हैं। हॉस्पिटल हैज़ टू कीप MLC रिकॉर्ड। अब ये देखिए, MLC रिकॉर्ड जो होता है, मेडिकल लीगल रिकॉर्ड जो होता है, हॉस्पिटल में कितने समय तक उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है? तो 10 ईयर्स तक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी असेसमेंट मेथड दैट अकर्स आफ्टर द पेशेंट हैज़ बीन डिस्चार्ज इज। अब ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दी असेसमेंट मेथड, कौन सा असेसमेंट मेथड यूज करते हैं? आफ्टर बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में पेशेंट हैज डिस्चार्ज, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो कौन सा मेथड उसके बाद यूज किया जाता है असेसमेंट? तो वो यूज किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन यूज किया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है भाई? रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन ये होता है कि इवैल्यूएशन नर्सिंग के फील्ड में ये इसलिए रिव्यू किया जाता है कि जब वो पेशेंट एडमिट था तो क्वालिटी ऑफ केयर चेक किया जाता है कि जो पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर जो प्रोवाइड किया गया उसका क्या क्वालिटी था वो चेक किया जाता है। तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन उसको बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। व्हाट डज P इंडिकेट फ्रॉम एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कार्ब, ये पूरा एक सीरीज है। पोस्ट कार्ब में जो पहला लेटर P है उसका मतलब क्या होता है? तो प्लानिंग होता है। प्लानिंग P से प्लानिंग। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज डिटरमाइंड बाय एग्जामाइनिंग। दो फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी को जो एग्जामाइनिंग करना है तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ SPSS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पैकेज आप देखिएगा, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, यहाँ सोशल सिस्टम है, यहाँ सोशल साइंस है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस द लिटरेचर रिव्यू शुड अकर्स। ये देखिए क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहा, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में लिटरेचर रिव्यू जो लिया जाता है शुड अकर क्या होता है? ईयरली इन द रिसर्च प्रोसेस। जब रिसर्च प्रोसेस चलता है तो सबसे पहले ईयरली रिसर्च प्रोसेस में लिटरेचर रिव्यू लिया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज फुल, ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है व्हिच इज फॉलोइंग द फार्मूला फॉर रेंज का फार्मूला आपको बताना है। तो रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू को H से शो करते हैं माइनस मिनिमम वैल्यू को L से शो करते हैं। तो ये रेंज का फार्मूला हो जाएगा H माइनस L। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द स्टेटमेंट ऑफ आइडिया एंड बिलीफ व्हिच आर कंसीडर टू ट्रू नोन एज। कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है आइडिया एंड बिलीफ व्हिच आर कंसीडर टू ट्रू, तो उसको बोलते हैं एजम्पशन। कोई चीज़ एज्यूम किया जाता है, कहते नहीं वो चीज़ वहाँ पे है तो उसको बिलीव करना पड़ता है, आइडिया एंड बिलीफ होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो उसको एजम्पशन बोला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतने ढेर सारे 120 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए।
लीजिएगा और चैनल पे जाइए, एकदम ज़ोरदार सभी लोग वीडियो देख लीजिए, एकदम नोट डाउन करिए। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी 2025 के लिए कर रहे हैं तो शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। पहले आप 600-700 वीडियो है चैनल पे, उसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए, हर एक नोट अपना होना चाहिए और उसको पढ़ लीजिए। लास्ट में तो 3-4 मंथ जब बचेगा हम लोग करा देंगे तो 100% आपका आसानी से हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर आप जाएं, चैनल पे विजिट कर लें। चलिए चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कहाँ पे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि नए स्टूडेंट इस समय 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आप YouTube ओपन कर लीजिए, YouTube के ऊपर ये सर्च करने वाला प्रोसेस आपको दिख ही जाता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए सीट इन नीट चैनल। जैसे ही YouTube पे ये लिखेंगे फिर सर्च करेंगे तो ये मेरे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा और फिर इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पे, मेन चैनल पे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे 66,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, कुछ अभी आप बढ़ाएंगे ही, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप नर्सिंग फील्ड में हैं तो ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, पूरी लाइफ डेडिकेटेड है भाई। 1900 वीडियो टोटल इस चैनल पे अपलोड की गई है, काफ़ी संख्या में वीडियो है। अब वीडियो आपको कहाँ से रिवाइज करेंगे, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको 1900 वीडियो मिल जाएगी, लेकिन 1900 वीडियो में नहीं जाना है, आपको इस प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाना है। तो चलिए प्लेलिस्ट ऑप्शन और शार्ट, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जो वीडियो आपको रिवाइज करनी है। बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल के कोई भी कोर्स हो गए, तो यहाँ पे देखिए ये सब आपको सभी वीडियो यहाँ पे रिवाइज करनी है। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो आपको देखनी नहीं है भाई, सभी वीडियो रिवाइज करनी है। तो ऐसे आप देखते चले जाएंगे। ये देखिए सभी वीडियो आपकी फिजिक्स, बायोलॉजी सब वीडियो आपको, केमिस्ट्री की वीडियो पूरी कराई गई। नर्सिंग एप्टीट्यूड की देखिए 30 वीडियो यहाँ पे अपलोड की गई है। यहाँ के तो टोटल 30 वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो आप रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।